के दफ्तरों को सीबीआई की टीम ने खंगाला। सीबीआई ने नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। जिंदल और उनकी कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(b) और 120(b) यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा लगाई गई है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने पहले से मिले कोल ब्लॉक आवंटन की जानकारी छुपाई थी। आरोप ये भी है कि आवंटन के वक्त जमीन ज्यादा बताई गई और वाटर सप्लाई से जुड़ी जानकारी भी तथाकथित तौर पर छिपाई थी। सीबीआई की छापेमारी के वक्त नवीन जिंदल घर पर नहीं थे। सीबीआई ने उनके घर दफ्तर पर अलमारियां सील कर दी हैं, जो कि जिंदल की मौजूदगी में खोली जाएंगी। जिंदल के अलावा सीबीआई ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव पर भी एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक नारायण राव पर आरोप है कि उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी को प्रभावित करके सीधे नवीन जिंदल को फायदा पहुंचाया। सीबीआई की कार्रवाई में नवीन जिंदल, दसारी नारायण राव के अलावा दिल्ली की 4 कंपनियां और हैदराबाद की एक कंपनी घेरे में है। इन पर झारखंड के अमरकोंडा में कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर अनियमितता का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली की 2 स्टील कंपनियों पर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर कोल ब्लॉक हथियाने के आरोप हैं। कोयला घोटाले को लेकर अब तक सीबीआई 12 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ये कार्रवाई तो सिर्फ शुरुआत है। अभी देश की जनता से हुई लूट की भरपाई होनी बाकी है। इस मामले पर राजनीति की दुनिया से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, यानी क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस है, आइए देख लेते हैं। It doesn't matter in whatever position if he is involved, is that they should go according to law, is that they should be. ये जो कोल घोटाला है, इसमें सबसे पहले तो जिनको ब्लॉक आवंटित किए गए हैं वो उनके रद्द करने चाहिए और नए सिरे से आवंटन होना जरूरी है। बाकी जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई सीबीआई करना चाहती है वो सीबीआई निश्चित रूप में करे, लेकिन सांसद का जो हक है उस हक को स्वीकार करते हुए जो भी कार्रवाई है होनी चाहिए। किसी को अगले सेशन में किस तरह से प्रश्न उठाने? नहीं, ये तो हम लोग हर सेशन में उठा रहे हैं। पिछले सत्र में भी उठाया था, अगले सत्र में भी ये निश्चित रूप में उठाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बहुत भारी घोटाला रहा है कोल आवंटन में, जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं की भागीदारी रही है और फायदा रहा है। अब कांग्रेस और नैतिकता कहाँ एक दूसरे के कोई मतलब रिश्ते रखते हैं, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, जिस पर मैं जोर देना चाहती हूँ, हमारी पार्टी की जो मांग है कि लाइसेंसेस को कैंसिल तुरंत किया जाए। नहीं, देखिए, हमारा तो ये कहना है कि जितने भी कोल ब्लॉक बांटे गए हैं, जिनसे अभी जो इंडस्ट्री है उसको कोल जो जा रहा है उनको छोड़कर बाकी को स्क्रैप करके 1 महीने के भीतर ऑक्शन करके देश में नए सिरे से ये काम करना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में कांग्रेस पार्टी और इस सरकार से जुड़े हुए बहुत से मठाधीश सीधे तौर से शामिल हैं और इसीलिए सीबीआई जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को बचाती हुई दिखी। सीबीआई और सरकार जो है वो उन कोयले की दलाली के से जिन लोगों के मुंह काले हुए थे उसमें कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। ऐसे हालात में जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूती से होनी चाहिए। इसके बारे में हम लोकसभा के अंदर सब अगर किसी का भी नाम आया है, सत्यव्रत चतुर्वेदी का भी नाम आया, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी जांच होगी, प्रमाण मिलते हैं तो कार्रवाई होगी, नहीं मिलते हैं तो निर्दोष घोषित होगा। देखिए, 1993 से लेकर 2009 तक के जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो सब हमने सीबीआई को फॉरवर्ड कर दी। सीबीआई अपनी सुविधानुसार, अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है। आज हमारी जानकारी में आया कि 3-4 रेड आज भी हुई है, तो ये होती रहेगी। जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, गलत स्टेटमेंट दिए हैं, गलत स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हम चाहेंगे कि केवल ये छापे तक न रुके,
सीबीआई को चाहिए कि उसको अंजाम तक पहुंचाए। कोल खदान का आवंटन उनको किस कारण हुआ और उसके एवज में उन्होंने कितने पैसे दिए, किसको दिए, ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। मनी ट्रेल होना चाहिए, यह हमारी मांग है। देश की प्रॉपर्टी को जिस तरीके से एनडीए यूपीए सरकार के कार्यकाल में इन्होंने आवंटन किया था, वो आवंटन प्रक्रिया ही एक्चुअल में गलत थी और इसी के खिलाफ में हम बार बार लिखा करते आ रहे थे। 2005-6 से मैं सतत इस मामले में सरकार को अवगत कराता रहा, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री जी को कि कोल ब्लॉकों का आवंटन गलत है, देश की प्रॉपर्टी को इस तरीके से लुटाया न जाए। लेकिन कोयला मंत्रालय इस मामले में इस बात को मान नहीं रहा था। जो भी कोयला मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, उन्होंने कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया। इस समय में कुछ कार्यकाल प्रधानमंत्री ने भी कोयला मंत्रालय को देखा था, तभी भी आवंटन जारी रहा है। क्यों जरूरी था पॉलिटिकल रिएक्शन सुनना? क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो संसद में सांसद नवीन जिंदल के साथ बैठते हैं, उनके कलीग्स हैं ये, इसलिए आवश्यक था इनके रिएक्शन सुनना। लेकिन आज हमारे साथ इस बड़ी बहस में कई महत्वपूर्ण नाम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पनंजय गुहा ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ एमएल शर्मा है जो कोल मामले में मेन पिटिशनर है, हमारे साथ जोगिंदर सिंह जुड़ रहे हैं फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई के, हमारे साथ रमेश अग्रवाल है जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। साथ ही दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो कि नवीन जिंदल के घर के बाहर लगातार सुबह से मुस्तैद है। आखिरकार क्या सीबीआई वाकई अब पिंजरे से निकल गई है और नवीन जिंदल उस पिंजरे में आ गए हैं? ये बड़ा सवाल बनता है। जोगिंदर सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और उसके बाद पहली बार सीबीआई का बेबाक कदम, क्या कहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार अभी भी बचाने की कोशिश कर रही है। जो सेक्रेटरी कोल थे 2006 से 2009 तक, जिनके समय में काफी आवंटन हुआ, उनकी इंटेरोगेशन जरूरी थी। सरकार ने उनकी पूछताछ की भी परमिशन नहीं दी। ये ब्यूरोक्रेसी का ट्रिक है। मंत्री को तो कर सकते हैं, एमपीज को कर सकते हैं, पर जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो जिसकी वजह से ये सारी एलोकेशन हुई है, अगर वही खड़ा होता कि मैं नहीं करूंगा तो आसमान नहीं गिर जाता। उसको कंपटीशन कमीशन का मेंबर बना दिया, जज का दर्जा दे दिया। ये बहाना करके नहीं करेंगे। दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इंडिपेंडेंस दी जाए, कोई सरकार नहीं देगी। मैं आपको अभी बताता हूं, ये रिपोर्ट जो आए 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करनी है, ये बहाना लगा देंगे ये फेडरल सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सीधी बात है, अगर सरकार की इच्छा हो तो उसका भी तरीका है। इसको जो सीबीआई एक्ट बनाया, जिसको अप्लाई करे यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि सारा काम जो होता है दिल्ली से होता है, तो उसे जुरिडिक्शन मिल जाएगी। पर मुझे इस पर बिल्कुल डाउट है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, कि ये करप्शन से लड़ाई कर रही है या जो करप्शन से लड़ते हैं उनके साथ लड़ाई कर रही है। इससे बड़ी क्या ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस हो सकती है कि उस समय के सेक्रेटरी कोल को भी पूछने के लिए आपको सरकार से पूछना चाहिए था और ये उसकी परमिशन चाहिए थी। ये सरकार ने 2 कैटेगरी के सिविल सर्वेंट्स बना दिए हैं, एक ब्राह्मण और एक शूद्र। ब्राह्मण वो है जान सेक्रेटरी नवाब है, जिन्हें कि चोर के सामने खड़े हुए रहते हैं, चोर जी हम आपकी इंक्वायरी कर लें, और शूद्र जो है बेचारे क्लास 4 से लेके जान सेक्रेटरी के नीचे तक जो है। तो ये डिस्टिंक्शन भी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सीबीसी एक्ट में लाए थे और मैं समझता हूं कि इसको भी स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा था, जॉब ऑफ द सीबीआई इज टू इंटरोगेट। मैं इस डिबेट के अंदर जोगिंदर सिंह साहब, मैं आपके पास लौट के आता हूं। आपने बड़ी वाजिब बात की कि आखिरकार ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जो है वो अब एक्ट करने लगी है। हमारे साथ एमएल शर्मा है जो इस केस में मेन पिटिशनर है। एमएल शर्मा, क्या आपको लगता है कि कोयला घोटाले में ये एक बड़ा निर्णायक कदम है, जहां पर दसारी राव जो कि पूर्व एमओएस है कोल के, और नवीन जिंदल जो मौजूदा सांसद है कांग्रेस के, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके यहां पर छापेमारी की गई है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में ये फैक्टर? मेरे हिसाब से शायद पिछले 6 महीनों के बाद पहली बार सीबीआई ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ही एक तरह से छापा मारा है। नवीन जिंदल कांग्रेस के बड़े प्रमुख और महत्वपूर्ण नेता हैं
और कांग्रेस ने जितना भी कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट किया है, आवंटन किया है, उन्होंने कोल ब्लॉक किसी को बेचा नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों को दिया है। उसके बदले में उन्होंने इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से कितना मोटा पैसा वसूला है, उसका एक छोटा सा उदाहरण हमारी पिटीशन में हमने दिया हुआ है। वेदांता के चेयरमैन ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि उन्होंने चेक से पेमेंट किया है, डोनेशन, जो कि एक्ट में मना है। लेकिन सीबीआई ने आज तक वहां भी कोई एक्शन नहीं लिया। सीबीआई ने किसी मंत्री को अरेस्ट नहीं किया, किसी मंत्री के घर में छापा नहीं मारा, और कोर्ट के अंदर में सीबीआई के वकील जो एडिशनल अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल थे, वो खुद कह रहे थे कि साहब अभी तक कोल मंत्रालय ने उनको मुख्य 40 से लेकर के 125 फाइलें तक आज तक दी नहीं है जी। और उन फाइलों में नवीन जिंदल की भी फाइल थी। तो नवीन जिंदल के यहाँ आज छापा मारा जाना, जबकि ये छापा आज से 4 महीने पहले डाला जाना चाहिए था, क्योंकि नवीन जिंदल के अगेंस्ट में हमने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से कहा था कि नवीन जिंदल के केस में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि उनको जो कोल ब्लॉक दिया गया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा आपराधिक न केवल षड्यंत्र है, बल्कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और एक अपराध है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इनके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लिया जाए। लेकिन चूंकि 14 मई को प्राइम मिनिस्टर को पुनः राज्यसभा का मेंबर बनना था, इसलिए एक नया षड्यंत्र किया गया, और प्राइम मिनिस्टर से ऑफिस से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तक हर किसी ने मिलकर के एक मीडिया को बहका करके, मीडिया को अपने साथ जोड़ करके एक ऐसा षड्यंत्र किया जिससे कि पूरा के पूरा सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी वो अप्रैल से खिसक करके जुलाई तक पहुंच गई। नहीं तो अन्यथा नवीन जिंदल को अप्रैल में ही अरेस्ट होना था, न केवल नवीन जिंदल, कई और ऐसे एमपी जिनको अरेस्ट होना था। मीडिया को बहकाया गया। हम आपको कुछ देर में ये भी बताएंगे कि मीडिया पर किस तरह से गैस करने की कोशिश की गई, वो भी बड़ा मामला है। लेकिन इस समय पुरंजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस दौर के अंदर आपने कोर्ट पे फिल्म भी बनाई है, बहुत सीधा सवाल बनता है, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है टू लेट एंड टू लिटिल वाजिब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रहा है, ऐसे भी कंपनी है जिसको कोल का ब्लॉक अब आवंटन गया है, जिसमें अजय संचेती का संपर्क है, ये नहीं बात बोल रहे जी। मगर ये जो घोटाला है इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें जैसे एक मंत्री का नाम आज, जिसका नाम एफआईआर में आया है, दासारी नारायण राव, और भी मंत्री हैं, संतोष बगडोलिया जी को भी इंटेरोगेट किया गया, उनका भाई का नाम में भी कंपनी है। और देखिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। सचमुच अदालत में ये आरोप कितना एस्टैब्लिश कर नहीं, ये समय बताएंगे। मगर असली जो मुद्दा क्या है, बहुत आसान से लोगों को ये समझाना चाहिए। पहला बात है, जिस तरीका से ये आवंटन किया गया, इसमें पारदर्शिता नहीं था। एक तरह से एक आर्बिट्ररी तरीका से कुछ लोग बैठ के आवंटन किया गया। दूसरी बात है कि जो कंपनी को मिलना चाहिए था, वो कंपनी को जो एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया था, उसका कोई नेटवर्थ क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो सवाल उठता है कि वो एलिजिबल था या नहीं था। ये एक सवाल उठा। तीसरी जो है, जिन लोग को मिला है, वो मिलने के बाद क्या किया? सचमुच खनन किया? तो जो खनन करने का जो अलग अलग जो है, जमीन अधिग्रहण करना है, और भी बहुत सारे प्रोसीडियर्स है, वहां तक कितना आगे बढ़ा? आपको और अगर नहीं बढ़ा, पुरंजय, आपको क्या लगता है कि एफआईआर काफी नहीं है? आप देखना होगा कार्रवाई कैसी होती है, क्योंकि नवीन जिंदल का वाकई, या फिर ये तमाम लोग जो है, दसारी राव, ये सरकार के अंदर पार्टनर्स है, ये सरकार का हिस्सा है और रूलिंग पार्टी का हिस्सा है। कितनी कार्रवाई कर पाता है, और ये जो धाराएं लगाई गई है, ये कितनी इंटेंस है, इस सब पे बात करनी होगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी इस समय जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से लाइव, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन इस दौर में आलोक, मैं तो क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इशारा करता है सीबीआई की स्वायत्तता पर। क्या हम माने कि ये तमाम चीजें जो आज हुई, जो छापेमारी हुई, जो एफआईआर हुई, ये बार बार तमाम समूचा विपक्ष कह रहा है कि बहुत कम है, बहुत देर से लिया गया फैसला है, लेकिन सीबीआई स्वायत्त हुई कुछ हद तक? निश्चित रूप से अमीश, मुझे जो नहीं, उन केसेस में सिर्फ जहां सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इंटरवीन किया और सीबीआई सीधे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के कहने से, निर्देश से काम कर रही है, और जोगिंदर सिंह जी भी अपने साथ हैं। आप देखिए कि सीबीआई में भी कई अच्छे अफसर भी रहे, यदि उनको काम करने दिया जाए, यदि उनको ठीक से छूट दी जाए, तो आज जिस तरह से नवीन जिंदल, जो पार्टी के एक बहुत
प्रभावशाली एमपी माने जाते हैं, जिसमें पीएमओ का नाम था। अभी अश्विनी कुमार को इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा कि इस कोल घोटाले की फाइल को वो उल्टा पुल्टा कुछ करके सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर रहे थे। इसलिए देखिए, कहीं न कहीं हमें, जैसे हम लोगों का काम मीडिया में ये नहीं है कि हम केवल फैसला दे दें, फैसला तो अदालत देगी। सीबीआई का काम ये है कि वो जांच करे। आज सीबीआई ने जिस तरह से छापे मारे हैं, इससे हम लोग ये तो कह सकते हैं कि भारत में न्याय प्रक्रिया आज भी जिंदा है। न्याय को ठीक से, न्याय प्रक्रिया को यदि आगे चलने दिया जाए, अच्छे अफसरों पर यदि खूज लगाम कोई कसने वाले लोग हों, अदालत हो या उस तरह के निष्पक्ष लोग हो, तो बहुत सारी चीजें सामने आती है। और इसलिए मैं निराशावादी हूं शर्मा। ये ठीक है कि जिन्होंने पिटीशन लगाई उनको लगेगा भाई सीधे इन पर होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि नवीन जिंदल पर बने पीओ नहीं, अभी पीओ पर नहीं हुआ। जो जोगिंदर सिंह जी कह रहे थे अफसरों पर, चाहे वो कोयल मंत्रालय में रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय में हो या गृह मंत्री, शिंदे साहब जो गृह मंत्री हैं, जब वो भी ये बात मान रहे हैं कि भाई यदि कोई होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल बीजेपी कांग्रेस नहीं है। ये कोयला जो देश की संपत्ति है, भारत की संपत्ति है, उसके लिए यदि उसमें गड़बड़ हुई, इससे कितना पैसा कमाया गया, सवाल यही नहीं आवंटन का। मैं तो अब ये कहूंगा कि इस आवंटन से उन लोगों ने अरबों रुपया जो बना लिया, वो देश की संपत्ति है, वो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए खाली आपने रद्द कर दिया लेकिन अभी तक जो कमा लिया गया उसको दान कर दिया गया, ऐसा तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, सारे मामले की और आगे जिस तरह से छापे पड़े हैं और आगे हो, तो हमें न्याय पर यदि हम भरोसा करेंगे भी तो ज्यादा न्याय भी हम पर सोचेगा, वरना सोचेगा हमने न्याय कर रहे हैं। सीबीआई की जो ईमानदार अफसर छापे डाल रहे थे हम उनको बेईमान कहेंगे तो कल हमारी क्रेडिबिलिटी भी खत्म होगी। इसलिए मानना चाहिए कि शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत। जी बिल्कुल, जी मीडिया यही कह रहा है, शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है और सीबीआई ने एक्ट करा है। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी न्यूयॉर्क से लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी गूंज बाहर तक है, विदेशों तक गई है, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। आपकी और हमारे 1,86,000 करोड़ रुपए लूटे गए हैं, जवाब देना होगा। और जी मीडिया लगातार सवाल खड़े करता आया है और लगातार इसके सवाल खड़े करता भी जाएगा, क्योंकि हम निडर हैं। हमको लगता है कि इस मामले को अपने एंड रिजल्ट तक अब जाना चाहिए। हम लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं और आज इस पर सबसे बड़ी बहस हम कर रहे हैं। लाइव कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज, बिना ब्रेक की हम कवरेज कर रहे हैं। आपके पास आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, इस दौर के अंदर कुल मिलाकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस अब होने लगा है? सीबीआई ने जो आज एफआईआर दर्ज करी है नवीन जिंदल पर और दसारी राव पर। पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे चुनाव का समय निकट आते जाएगा वैसे सीबीआई निष्पक्ष होते जाएगी, क्योंकि उनको पता नहीं कौन आने वाला है पावर में। और वैसे तो उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी के बारे तो आमतौर पर चर्चा है कि वो वापस नहीं आएंगे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आज सीबीआई ने थोड़ा स्वायत्ता दिखाई है, लेकिन मूल बात यह है कि जब अश्विनी कुमार ने उस सीबीआई का एफिडेविट को बदलने प्रयास की, वो किसकी बचाव में कर रहे थे? अश्विनी कुमार का तो नाम नहीं था उसमें, उसको कोयला का भी कुछ नहीं मिला। तो कौन ऐसे हस्ती है यूपीए में जिनका उन्होंने नाम बचाने के लिए ये बदला था? अब वो है मूल बात। जरूर दस्तखत किया ये राव ने, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो आजकल वापस चले गया, वो सिनेमा प्रोडक्शन में लग गया है दोबारा। और नवीन जिंदल के बारे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उसका नाम आया है, उसने खुल के आम के उसका फायदा उठाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मीटिंग हुई थी जिसमें 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी थे जिनका नाम मैं ले सकता हूं, और एक कांग्रेस अध्यक्षा का सचिव थे और एक और थे। ये 4 लोगों ने बैठ करके फैसला किया कि शॉर्टलिस्ट कौन होनी चाहिए। उस शॉर्टलिस्ट को किसने और कम किया और उसको फिर भेजा गया था राव के पास, और राव ने सबको कहा कि अलॉट करो। अलॉट करने की उसने डायरेक्शन दी। तो ये सिर्फ राव को पकड़ने से, जिंदल से पकड़ने से मामला खत्म नहीं होगा। ये शॉर्टलिस्ट जो तैयार हुआ किसको मिलना चाहिए, विवेक अधिकार का दुरुपयोग करके, उस पर हमें जाने की आवश्यकता है। जी निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी वाजिब बात की कि इस पूरे मामले में
जड़ तक पहुंचना चाहिए। एमएल शर्मा, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मेरे साथ दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता, जो मुस्तैद हैं इस समय नवीन जिंदल के घर के बाहर, जहां पर लगातार सुबह से रेड चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे दिनेश शर्मा, आखिरकार क्या क्या चीजें, दस्तावेज निकल के आए हैं और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? दिनेश। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यही 5 घंटे पहले ये 6 पृथ्वीराज रोड है, जो कि जिंदल हाउस कहलाता है और सबसे पॉश एक तरह से कहा जाए कि इलाका ये है लुटियन जोन में, जिसकी कि एक तरह से अगर इसकी बात करें, इस बंगले की बात करें, तो कई 100 करोड़ों में इसकी कीमत होगी। और आज जब सीबीआई की टीम यहाँ पर सुबह 7:30 बजे पहुंची और करीब ये कहा जाए कि 7 घंटे जो है सीबीआई की यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी जो है उनकी रेड चली और उन्होंने तमाम दस्तावेज यहां से बरामद किए और अपने साथ ले गए। अब उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, देखा जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल जो है उस वक्त यहां पर नहीं थे, अपने घर पर नहीं थे, और कुछ ऐसी अलमीराज हैं जहां पर कि सीबीआई को इस तरह की आशंका है कि वो दस्तावेज इस जांच से जुड़े हो सकते हैं। उन अलमीराज को सील किया गया है और जब वो वापस दिल्ली लौटेंगे तो फिर एक बार फिर सीबीआई की टीम वापस आएगी और उनसे और उन अलमीराज को सील से एक तरह से कहा जाए कि फिर दोबारा से दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। और अगर बात करें कि किन तथ्यों, क्योंकि तथ्यों के आधार पर जो तथ्य कोल ब्लॉक्स को लेने में किए गए वो गलत तरह से दिए गए, जमीन की बात हो, वाटर सप्लाई की बात हो, या फिर जो पहले कोल ब्लॉक्स अलोकेट किए गए थे, दिए गए थे, उन तथ्यों को लेकर जो है गलत कहा गया। ये एफआईआर में, सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है और ये कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है। जी, हम क्लैरिफाई कर दें कि छापेमारी फिलहाल जारी नहीं है, वो कंप्लीट हो चुकी है और दस्तावेजों को अब खंगाल सकती है सीबीआई, जो सीबीआई सोर्सेज के हवाले से लगातार जानकारी मिल रही है। हम क्लैरिफिकेशन एक दे देते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम चलते हैं। हमारे साथ रमेश अग्रवाल है, जो कि रायगढ़ से हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है सच को बताने का और सच्चाई से लड़ने का भी। अग्रवाल साहब, आपको लगता है कि आज जिस तरह की कार्रवाई हुई है कोयला मामले में, कोयला घोटाले में, जहां पर दसारी राव के खिलाफ एफआईआर, नवीन जिंदल की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर और नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर, क्या आपको लगता है कि एक शुरुआत तो हुई है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? रमेश अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, रमेश अग्रवाल तक हमारी आवाज नहीं। जी जी, मिस्टर अग्रवाल रिस्पॉन्ड। जी, मैं सुन रहा हूँ। जी बताइए। जी, आपको सवाल दोबारा कीजिएगा। जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे जो आज कार्रवाई हुई है कोयला घोटाले पे, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, देर से ही सही एक अच्छी शुरुआत हम इसको मानते हैं, इसको जो है, हालांकि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इनके जो भी काम है, हम कई सालों से जो है मानवाधिकार और पर्यावरणीय मुद्दों पे काम कर रहे हैं और इनकी ये कोल माइंस को जो है हमने कोर्ट में चैलेंज भी किया था, जिसको कि आखिर में कोर्ट ने जो है कैंसिल कर दिया था, जिसकी स्वीकृति जो है। और इनके आगे छत्तीसगढ़ में और भी जो कोल माइंस हैं, उनके भी कई घोटाले जो है हमने जो है पर्दाफाश किए थे और जिसका खामियाजा जो है मुझे जो है गोली खाकर करना पड़ा। इनकी कंपनी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ये एक बात है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए हैं भ्रष्टाचार निरोधक कानून के लिए और 420 के लिए जो किया गया है, मेरा ये कहना है कि खनिज संसाधन या प्राकृतिक संसाधन जो है ये पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी जो भी लूट करता है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, न कि ये छोटे छोटे मुकदमे दायर होने चाहिए। जो है कोई नक्सली सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या लूट करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है। तो ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है। बड़ी वाजिब बात है कि नुकसान पहुंचाता है या जिसको जो 1,80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है वो किसी का नहीं, वो हमारा और आपका है। हम तो सिर्फ उसकी जवाबदेही मांग रहे हैं, हम कुछ और नहीं मांग रहे। कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन आखिरकार वो पैसा गया कहां? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। आखिरकार अब हम सीधा लक्ष्मी नारायण राव के पास, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यूपी बीजेपी चीफ हैं। वाजपेयी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि बहुत देरी से लिया गया फैसला है, बहुत
कम इस पे कार्रवाई हुई है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हमको धन्यवाद देना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और देश में आसन्न लोकसभा के चुनाव को, जिसके कारण सीबीआई की निष्पक्ष भूमिका का एक बार पुनः प्रादुर्भाव हुआ है। सीबीआई ने देर से की, लेकिन फिर भी शुरुआत है, शुरुआत का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं तो ये बात पूछना चाहता हूं कि सीबीआई को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जी न्यूज के जिन लोगों के खिलाफ नवीन जिंदल के कहने पर इनिशिएट करने पर षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की गई थी, बिना प्राथमिक जांच किए हुए, बिना उनको सुने हुए, ऐसा षड्यंत्र किसने किया था और किसने कराया था, जांच का भाग ये भी बनना चाहिए। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया का गला घोटने की कोशिश ये धन कुबेरों के द्वारा देश के धन को लूटने वाले कोल माइंस के आवंटन में घपला करने वालों के द्वारा किया गया है। ये उन पर तो दोहरा जुर्म आयद होना चाहिए। एक तरफ देश की प्राकृतिक संपदा को लूटने का मुकदमा, एक उसके लूटने में बाधक बने हुए लोगों को जबरदस्ती षड्यंत्र करके जेल में भेजना। और मेरी तो मांग है कि जब उनके विरुद्ध एफआईआर हो गई है, सीबीआई ने प्राथमिक दर्ज करा दिए, उनके घरों पर छापे लग गए हैं, 2-4 दिन में और कंफर्म हो जाएंगे कागजातों की जांच के बाद, उनको माननीय अध्यक्ष लोकसभा को चाहिए कि लोकसभा की सभी समितियों से उनको मुक्त करें और उनकी सदस्यता निलंबित करें। निर्वाचित जनप्रतिनिधि के नाते हमारा विशेषाधिकार ये नहीं कहता कि हम जनता के धन को लूट रहे हैं, सरकारी धन को लूट रहे हैं, जनता की लूट करें। हमारा विशेषाधिकार है जनता की सेवा करने के लिए, उसमें कोई बाधा को हमारा विशेषाधिकार खड़ा होगा। लेकिन हमने जनता का धन लूटा है, हमने जनता के प्रतिनिधि होते हुए जनता के विश्वास को खंडित किया है। हम पर तो वो मुकदमा देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा कायम होना चाहिए, इससे कम कोई मुकदमा नहीं हो सकता। और इस सारे प्रकरण में भारत सरकार और पीएमओ को जवाब देना होगा देश की जनता को कि जो कोल माइंस आवंटन एक्ट बना था उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी, वो स्क्रीनिंग कमेटी का उपयोग क्यों नहीं किया भारत सरकार ने? क्यों पीएमओ के अधिकारियों ने पिक एंड चूज करके कंपनियों को दिया? और इसके अलावा भी ये पिक एंड चूज करना और कंपनियों को देना, सरकारी कंपनियों को न देकर प्राइवेट कंपनियों को देने का निर्णय किया है। जी, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, मीडिया का भी गला घोटने की भरपूर कोशिश की गई और इस पर निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि हमने ऐसा नहीं है कि आज हमने नवीन जिंदल को इनवाइट नहीं करा। जी मीडिया ने सीबीआई के एफआईआर के बारे में आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नवीन जिंदल को ईमेल भेजा था। हमने अपने ईमेल में इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी कंपनी का और अपना पक्ष रखने को भी हमने कहा। हमने चिट्ठी में साफ लिखा था कि हम आज रात 8 बजे इस मुद्दे पर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आप इसमें अपना पक्ष रखें। लेकिन जीएसपीएल का जवाब आया कि उनके चेयरमैन नवीन जिंदल साहब अपने परिवार के साथ लंदन में विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। इस ईमेल के बाद हमने एक और ईमेल भेजा और नवीन जिंदल विदेश से कब लौटेंगे और उनकी जगह जीएसपीएल का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, हमने ये भी उनसे पूछा। थोड़ी देर बाद जीएसपीएल का जवाब आता है, फिलहाल इस समय कंपनी की ओर से कोई शामिल नहीं हो सकता, हमें आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नवीन जिंदल को हमने इनवाइट करा, लेकिन नवीन जिंदल साहब विदेश में है, परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं आ सकते वो, ना ही उनकी कंपनी से कोई रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। आइए अब बड़ा मामला, आखिरकार दसारी राव साहब और नवीन जिंदल का क्या संबंध है? एक कोल मंत्री और एक कोल का बिजनेस करता है, तो एक मंत्री और बिजनेसमैन का क्या मामला है, आपको हम ये भी बताएंगे। आते हैं अब आप इस मामले पे कि आखिरकार दसारी राव का और नवीन जिंदल का क्या संबंध है। एक कोयला मंत्री हैं और एक जनाब कोयले का बिजनेस करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये एक बिजनेस पेपर ईटी की खबर है जो कुछ महीने पहले छपी थी। पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी राव और नवीन जिंदल के बीच कारोबारी रिश्ते थे। इकोनॉमिक टाइम्स के खुलासे के मुताबिक ड्यूज प्रॉपर्टीज ने एक अनजान कंपनी एनडी एक्जिम को 2008 में 2.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था। मतलब इस लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई थी। एनडी एक्जिम को लोन देते समय ड्यूज प्रॉपर्टीज के 4 में से 3 डायरेक्टर जीएसपीएल
कि किसी न किसी कंपनी में डायरेक्टर थे।